Namaskar and a very good evening. Welcome to Swayambhu Senior, a part of the Swayambhu Mindset series. Our guest today is Shripad Kulkarni. Shripad Kulkarni comes from a humble and caring background from Sangli, Maharashtra. At present, he is at Pune. He is a keen radio listener, a keen collector of radio sets, loves cricket, an avid traveler, a globe trotter, literally. He has a big collection of radio sets. He has learned radio engineering too, and all these sets are repaired and maintained by him. He has a collection of over 50 radio sets of different type, age, and class, both Indian and imported. He was interested in online station since 2010, and that is how it all began. He has his own internet radio station, broadcasting worldwide various entertainment, devotional, and social programs. His grandkids also help him and are a part of anchoring too. Let's meet Shripad Kulkarni, a BE electrical engineer who has served with the Maharashtra State Electricity Board and has retired as an executive engineer. Let's match our frequency with this Swayambhu Senior. Our host for today is our very own Swayambhu mentor, Shri Anil Garg. Over to you, Anil ji. Let's match our frequencies, guys. All the best. Have a good evening. नमस्कार मित्रों, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम शुरू करते टाइम बड़ा एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग मुझे आज आ रही है। शायद 40 नहीं बल्कि 60 साल पहले कुछ लाइनें आज मुझे बरबस कागज पे निकल आई, तो मैं सोचता हूँ प्रोग्राम उसी से शुरू करूं। यादों के झरोखे से दूर से आती हुई मेरी माँ की आवाज। यादों के झरोखे से दूर से आती हुई मेरी माँ की आवाज। अरे खेलता ही रहेगा। बहुत छोटा था मैं, 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 8 साल का था। शुरू हो रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ। और मैं खेल छोड़कर भागा। घर में घुसते ही आवाज सुनाई दी, बहनों भाइयों, फिर आ गया बुधवार और फिल्मी गानों की 16 पादान। ये था एक मंजर और कॉलेज में चंद दोस्त, एक का हाथ कान पर है, बाकी देख रहे हैं उसके चेहरे पर खुशी और चिंता के भाव कयास लगा रहे हैं। जी हाँ, कान पर पॉकेट रेडियो, चल रही है कमेंट्री और दोस्त उसके चेहरे पर पढ़ रहे हैं कि बोल्ड हुआ या चौका या छक्का या बच गया। अगले 5 दिन जिसका वो ट्रांजिस्टर है, वो उस कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट लड़का होता था। उसी को ढूंढते थे। सब बदल गया है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा हमारा। उसी समय का ये गीत बरबस उस समय लोग कहते थे, लेकिन नहीं, अब हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। चीजें वही है, आकार बदल गया है, प्रकार बदल गया है। उसी रेडियो की बात जिसकी मैं अभी तक आपसे कर रहा था, आज उसको नए परिप्रेक्ष्य में हम देखने जा रहे हैं। और हमारे आज के गेस्ट
उनकी यही खासियत है कि वे इस रेडियो को रखे हुए हैं हम सब के लिए, हम सब के सामने, और प्रस्तुत कर रहे हैं एक रेडियो सर्विस जिसके बारे में अब उनसे जानेंगे। तो श्रीपाद कुलकर्णी, नमस्कार श्रीपाद जी। नमस्कार नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपसे पिछले 2-3 दिन में जो भी कुछ मुलाकात बातचीत हुई, हाँ, मैं जैसे कह रहा था आपने मुझे 60 साल पहले पहुंचा दिया। अच्छा। तो मेरा पहला सवाल है, हाँ, आपकी जिंदगी में शायद रेडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर। कैसे और कब ये लगाव शुरू हुआ? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं करीब करीब 1965 से रेडियो सुनता आ रहा हूँ, जबकि मैं 7 या 8 साल का था। और हमारे घर में उस वक्त एक टेबल मॉडल लिया होता हमारे पिताजी ने, नेशनल एको कंपनी का। तो उस वक्त से मैं एक्चुअली ये शौक मुझे लगा कि गाने सुनना और रेडियो कमेंट्री भी सुनना, क्रिकेट कमेंट्री। तो सर, आपका शुरू में फेवरेट प्रोग्राम क्या था? मैंने तो शायद सबसे पहला प्रोग्राम जो सुना वो बिनाका गीतमाला था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बचपन में आपका फेवरेट प्रोग्राम क्या था? मेरा फेवरेट प्रोग्राम एक तो बिना के गीतमाला था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता था सिलोन रेडियो का जाने पहचाने गीत, बहनों के पसंद जी। और मेरी पसंद, ये सब प्रोग्राम मुझे बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा अच्छा। हाँ सर, मुझे जस्ट बताऊं, मेरे ख्याल से 1958 में मैंने पहली बार जो रेडियो का प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम एक बिनाका का आता था, पूरे साल के बेस्ट 32 गाने देते थे वो 2 प्रोग्राम्स में। हाँ हाँ। तो जो मुझे पहली बार का याद है टॉप का गाना, वो गाना हुआ करता था, है अपना दिल तो आवारा, हेमंत कुमार का गाया हुआ, एसडी बर्मन का म्यूजिक। वो मुझे आज तक याद है क्योंकि शायद वो पहला गाना था जिसको हम लोगों ने सुना, और मुझे याद है हम सब बच्चे सुन रहे थे और हम बड़े जोर से ताली बजाए थे कि अरे वाह, हमारा गाना टॉप पे आ गया। अच्छा। ऐसा कुछ हाँ आपको याद हो हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। तो बताएं, आपको सबसे पहला पुराना कौन सा गीत याद है जो टॉप पर आया? मुझे जो गीत याद है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। सूरज फिल्म का था, बहारो फूल बरसाओ। हाँ, ओके। हाँ, बहुत बढ़िया शंकर जयकिशन साहब का संगीत दिया हुआ, रफी साहब का गाया हुआ गाना। उस वक्त वो बड़े मतलब टॉप क्लास पे था, और बिना जी में भी उसने सरताज पर आया था मेरे ख्याल से। जी। तो सर, ये फिर जब आपका शुरू हुआ रेडियो, तो जरा बताएं फिर आगे कैसे आपका शौक डेवलप हुआ फर्दर? केवल सुनने सुनने में रहा या आगे फिर कैसे कैसे डेवलप हुआ? या आप कहते हैं आपने बहुत सारे रेडियो इकट्ठे किए हैं? तो आप जिस नेशनल एको की बात कर रहे थे, वो मुझे अगर याद पड़ता है वो एक लंबा सा ट्रांजिस्टर हुआ करता था। हाँ, तो बताएं जरा कुछ उस समय के बारे में। बताता हूँ। मैंने जो मेरा कलेक्शन रेडियो का है, एक बात बताता हूँ। 1971 में हम जब रत्नागिरी में थे, तो मैंने एक छोटा पॉकेट रेडियो बनाया था, जो जी कि एक शोकेस में इंस्टॉल किया था। मतलब उस वक्त वो जो छोटा पॉकेट रेडियो अभी भी मेरे पास है, और उस वक्त उस पे लोकल स्टेशन लगता था, जैसे कि रत्नागिरी स्टेशन उस वक्त चालू हो रहा था, तो जी हम उस पे वो सुनते थे। हमारे पिताजी भी वो सुनकर बहुत ही खुश हुए थे। और सबसे पहला ट्रांजिस्टर रेडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेबल मॉडल था। आपने बताया, ठीक तरह से बताया कि लंबा था ऐसा, और हमारे पास वो अभी भी मौजूद है। 1965 में खरीदा हुआ, अभी तक चालू जी है वो। 3-4 बार मैंने जी। उसको रिपेयर किया। हाँ और मैंने जो पहला ट्रांजिस्टर लिया वो 1978 में लिया। जी। वो भी फिलिप्स का है, फिलिप्स वैलिएंट, उसका मॉडल नंबर 452। हाँ, उसकी एक ओके। हकीकत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली बंद था, और मैंने खाली 200 रुपए में वो खरीदा था। उस वक्त उसको लाइसेंस लगता था। हाँ, फिर उस टाइम रेडियो का खाना लाइसेंस खाने के लगता बाद मैंने वो रिपेयर कर दिया, और रात में चालू कर दिया। मिसेस को मैंने नींद से जगाया और है। उसको कह दिया कि ऐसे देखो, ये चालू हो गया रेडियो। तो ऐसी उसकी हिस्ट्री है, मेमोरी है। जी।
कुछ श्रोता हमारे जो हालांकि सीनियर्स को याद होगा, लेकिन अगर भूल गए हो तो फिर से हाँ। एक बताएं। अभी अभी श्रीपा जी ने बताया कि उस समय रेडियो रखने के लिए एक लाइसेंस लगता था, एक छोटी सी किताब टाइप की होती थी जो आपको मिलती थी, जब आप रेडियो खरीदने जाते थे तो साथ में मिलती थी। और मुझे ये याद नहीं है कि उसको रिन्यू कराना पड़ता था कि नहीं, लेकिन वो शायद 10 साल के लिए होता था। नहीं, उसके उसको बाद धीरे धीरे हर साल रिन्यू करना पड़ता था। हर साल रिन्यू करना पड़ता था। हर साल। तो वो एक रेडियो, उसकी फीस थी 15 रुपए। हाँ, जो रेडियो बनाने वाले होते थे उनके पास वो अथॉरिटी होती थी, वो रिन्यू कर देते थे, एक स्टैंप लगा देते थे और 15 रुपया ले लेते थे। बिल्कुल सही बताया। करेक्ट सर करेक्ट। हाँ। जस्ट कुछ, क्योंकि ये बात हो रही है इतिहास की, तो दोस्त बताऊं अपने मित्रों को कि आज की तारीख में लोग इतनी सारी चैनल्स वगैरह देखते हैं, लेकिन रेडियो में सबसे पहला रेडियो जो है वो रेडियो सिलोन में था। जो रेडियो सिलोन बोलते हैं, जो एशिया का पहला रेडियो था, सबसे पहले वो सेट हुआ 1953 में। और उसके पहले कोई 3 साल पहले पहला रेडियो यूरोप में चालू हुआ था। हाँ। इंडिया में सबसे पहला रेडियो शुरू हुआ 1958 में, जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। हाँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब चलता है। 16 दिसंबर 1925 को रेडियो सिलोन शुरू हुआ था और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन्होंने शुरू किया और 3 साल बाद इसको फिर फॉर्मली लॉन्च किया गया। बिनाका गीतमाला जो प्रोग्राम था वो इस पे 1952 से शुरू हुआ 1952 और 1988 तक चला, सिंगल अनाउंसर अमीन सयानी। करेक्ट। उसके बाद ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो ने ले लिया था, विविध भारती पर चलता था 89 से 94 तक, 1 घंटे से आधे घंटे का कर दिया था और प्रोग्राम में वो बात नहीं रही जो उस टाइम थी। ये रेडियो का एक अकेला ऐसा प्रोग्राम था जो उस समय के गानों का काउंटडाउन देता था। आज के टाइम में गानों के काउंटडाउन का सिस्टम खत्म हो गया है। एफएम चैनल पे बहुत सारे देते हैं, एफएम चैनल सारे देते हैं, लेकिन उसमें गाने सिर्फ वो आते हैं जो आज के करंट हैं, तो श्रोता लोगों को वो सुनने नहीं मिलता जो पुराने गाने हुआ करते थे। बराबर। तो सर, आपके पुराने गानों के कलेक्शन के विषय में कुछ बताएं। आप तो शायद तब से गाने इकट्ठे करते जा रहे हैं। बराबर। और आपके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जरा कुछ बताएं। हाँ जी। मेरे पास 1950 से लेकर 1975 तक हम जो गोल्डन ईरा बोलते हैं, उस गोल्डन ईरा के करीब करीब 6000 वीडियो सॉन्ग्स और मोर देन 10,000 ऑडियो सॉन्ग्स है। और उसका कंप्यूटर पे पूरा ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, डिजिटाइज किया है मैंने जी। हर फिल्म के गाने मैंने सेपरेट निकाल के एक फोल्डर किया है और म्यूजिक डायरेक्टर फोल्डर करके पूरा कंप्यूटर पे मेरा वो कलेक्शन हो गया है। एक क्लिक पे मैं कौन सा भी गाना सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ वीडियो पे। जी, ऐसी बात है। हाँ सर, मैंने आपके रेडियो के कुछ ब्रॉडकास्ट क्या बोलते हैं उसको, पोस्टर्स देखे थे, जहां आप गाने के पहले की काफी सारी हिस्ट्री और गाने के बाद की काफी सारी हिस्ट्री भी बताते हैं। तो ये भी इस कलेक्शन का पार्ट है? हाँ, ये भी इस कलेक्शन का पार्ट है। तो सर, आपको इतना सब याद रहता है या आपने लिख रखा है और उसको पढ़ करके आप बता पाते हैं? एक्चुअली क्या है, मैंने जब उसमें से वीडियो सॉन्ग निकालने का प्रयत्न किया या निकाले, तो मैं पूरा पिक्चर देखता था और उस पिक्चर में से जहां से मैं कट करना चाहता था उधर से मैं कट करता। जैसे कि पहले एक डायलॉग आता है, उसके बाद गाना आता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक आधी लाइन आती है। ये सब पूरा ऐसा सुनने में देखने में काफी अच्छा लगता है। तो इस तरह का कलेक्शन मैंने किया है। आज की तारीख में किसी भी रेडियो पे ये सब नहीं आता। सर, अगर आपको तो याद होगा, मतलब मैं गलत पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको याद है, उस समय रेडियो प्रोग्राम्स आया करते थे फिल्मों के ऊपर, क्योंकि उन दिनों ट्रेलर वगैरह का कोई सिस्टम था नहीं। हाँ। जब आप कोई फिल्म देखने जाते थे तो फिल्म से पहले कुछ समय बाद ये शुरू हुआ था, स्क्रीन पे एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया जाता था, बट वो आज की तरह का नहीं होता था। लेकिन उस टाइम रेडियो के ऊपर रेडियो प्रोग्राम्स आया करते थे जिसमें फिल्म के डायलॉग्स और फिल्म के गाने और कुछ छोटी मोटी कमेंट्री होती थी। बराबर। तो सर, ये कुछ याद है ये कब से शुरू हुआ? ये मेरे ख्याल से 1966 या 67 से शुरू हुआ। अच्छा। हाँ सर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ
कि जी। जब पिक्चर रिलीज होती थी तो पिक्चर के पूरे गाने एक पेपर पे आते थे और वो पेपर ऐसा फोल्ड करके मिलता था, कुछ 25 पैसे या 50 पैसे इसकी उसकी कीमत रहती थी। आपको शायद याद होगा। सर वो सिनेमा हॉल के बाहर मिला करते थे सिनेमा, हाँ, करेक्ट करेक्ट। और उसमें हीरो हीरोइन का एक छोटा सा पोस्टर भी होता था, फोटोग्राफ होता था आगे और पीछे, और बराबर, वो फोल्डिंग मल्टी फोल्ड वाली किताब सी होती थी, एकदम बराबर, उसमें वो एकदम गाने बराबर। होते थे। या और वहां पर वो मुझे याद है वो 25-25 पैसे में 10 फिल्मों के गाने और 5 फिल्मों के गाने और वो सब दिया करते थे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। आज जैसे पॉपकॉर्न सर ये सब होता है, उस समय सिनेमा हॉल के बाहर यही सब मिला करता था। एकदम बराबर। जी सर, जो ये रेडियो थे पहले, जो चाहे विविध भारती हो या सीलोन हो, ये सारे के सारे प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ओन थे, प्राइवेटाइजेशन नहीं था। प्राइवेटाइजेशन रेडियो का कब से शुरू हुआ? प्राइवेटाइजेशन 1990 के बाद शुरू हुआ। जी हाँ, तो आप सही कह रहे हैं सर। एफएम रेडियो स्टार्टेड इन 1990. It was 50 years after it started in US. करेक्ट, एग्जैक्टली। And initially it was started only at tourist place like Goa and the metro cities. या हम लोग जो आजकल सब जानते हैं, सबकी गाड़ियों में मेट्रो वो एफएम रेडियो चलता होता है कि उसकी एक रेंज है। पहले वो 15 किलोमीटर हुआ करती थी, अब वो शायद 50 किलोमीटर तक हो गई है, शायद 80 तक हो गई है। तो जब आप शहर से बाहर निकल जाते हैं तो वो बंद हो जाता है। बराबर। और जब ये एफएम रेडियो आया तो उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। इंटरेस्टिंगली अराउंड द सेम टाइम टीवी चैनल्स का प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हुआ। करेक्ट करेक्ट। पहला प्राइवेट टीवी चैनल सर आपको याद है? जी टीवी हुआ करता था। नाम जी टीवी हुआ करता था और उसपे पहले 2 प्रोग्राम जो आए, एक आता था सांप सीढ़ी जो क्विज का प्रोग्राम था, और एक आता था अंताक्षरी जो अन्नू कपूर चलाया करते थे रेणुका शर्मा के साथ। जी बराबर। तो सर इतना टाइम क्यों लगा? क्या उस टाइम गाने की पहचान लोगों को नहीं थी, या लोग नहीं सुनना चाहते थे, या क्या होता था? प्राइवेटाइजेशन 1990 में हुआ, जबकि अमेरिका वगैरह में 50 साल पहले हो गया था। बराबर। कुछ वो क्या है, बताइए। हमारे यहाँ सब कुछ लेट होता है। नहीं, is it because of license policy of the government or something else? या लाइसेंस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और उसका गवर्नमेंट का मतलब इंटरफेरेंस बहुत रहता था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसी के बारे में है। जब 1936-37 में जो हिंदी गाने आते थे, वो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो पे बजाना मना था, क्योंकि उस वक्त के जो हमारे नवोदय मंत्री थे, या क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ हे, तो उनका कहना था कि ये गाने अगर हमने सुने तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए वो पूरे के पूरे गाने सिलोन रेडियो में खरीद ले और वो उधर से बजाते रहे। या और 1956 में जब विविध भारती चालू हुआ, उसके बाद तो हमारे यहाँ वो गाने बजना चालू हुआ। मतलब इसका ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत रहता है। तो सर उसके बाद जो 1990 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, देन गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग फ्रीक्वेंसीज। करेक्ट। तो तब वन कुड बाय बैंडविड्थ, जैसे आज जैसे चैनल टीवी चैनल्स वाले खरीद लेते हैं, पूरा बैंड खरीद लेते हैं, या जैसे इंटरनेट वाले पूरी फ्रीक्वेंसी खरीद लेते हैं, ये ऐसे कैसे ये सब स्पेक्ट्रम बिकना शुरू हो गया। करेक्ट यूज करते हैं। तो सर अब मेरा सवाल ये है कि टीवी चैनल्स, तो ये टीवी और एफएम रेडियो प्राइवेटाइजेशन साथ साथ हुआ। Now TV channels today have gone onto a OTT platform. Yeah. What is happening in radio industry to counter that OTT platform? Is it radio like yours? Exactly. Internet radio आ रहे हैं. Actually, you are right. Radio like mine, that is internet radio. जी. And very interesting thing is, all India radio stations are also coming on app and internet radio. Now you can listen any station from India, any station in India from any corner of the world. Okay. That all India radio app is there, and all the stations have come on the internet. That is the thing. So, but sir, when we look at these
टीवी एप्स लाइक से सोनी टीवी का जो ऐप है, या नेटफ्लिक्स है, या अमेजोन है, या स्टार डिज्नी स्टार है, when you play it in a particular geography, certain content is not shown there because of copyright issues. हाँ, आप तो चूंकि बहुत वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं इसलिए आपको पता होगा. Is the same thing applicable for radio also? no, it is not happening. क्योंकि रेडियो में भी तो आप अगर चलाते हैं तो आपको गाने के राइट्स खरीदने पड़ते हैं. हाँ, उसमें क्या है कि अगर बहुत पुराने गाने हैं, जैसे कि 60 साल या 70 साल पुराने हैं, तो उसको कोई ऐसा राइट बीट नहीं होता, लेकिन उसके बाद मतलब अभी के गाने अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो कॉपीराइट का इशू आता है. कॉपीराइट का इशू आता है. हाँ. ओके. तो सर आज की तारीख पे कितने इंटरनेट रेडियोज इंडिया में ऑपरेट कर रहे होंगे रफली? इंडिया अगर मैं ये ऑल इंडिया रेडियो वगैरह के ऐप छोड़ दूं तो, हाँ, बड़े प्लेयर्स को छोड़ दूं, ओके, हाँ, तो कितने होंगे रफली? इंडिया में रफली 500-550 के आसपास होंगे. 500-550 के आसपास है. या सर ये व्यूअरशिप कितनी आती है? व्यूअरशिप अभी देखो तो, मेरे स्टेशन पे करीब 1100 की व्यूअरशिप आती है. साइमल्टेनियस at a given, yeah. So that is very good. That is very good. तो सर अगर ये है तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म आज डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक मीडियम बन गया है, तो ये इंटरनेट रेडियोज विल आल्सो बिकम मीडियम फॉर डिजिटल मार्केटिंग? It will surely. Are there some internet radios already which are running commercial advertisements, etc.? Yeah. Internet radios are there which are running commercially with advertisements. Okay. Yeah. तो सर काफी लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ ना जानते हो, कि टीवी पर जितने प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम तो चैनल के होते हैं और कुछ प्रोग्राम PR एजेंसीज चलाती हैं किसी स्पॉन्सरर के बिहाफ पे. Yeah. And I'm especially not talking about programs like Kapil Sharma show or these serials. I'm talking about programs which are more on information basis or news analysis, etc. तो ये PR agencies चलवाती हैं. तो similar thing will start happening in your field also. Yeah, it may start. कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया है क्या? हाँ, 1-2 लोगों ने किया था, टेलीफोन आए थे और अप्रोच भी किया था, लेकिन मैंने कहा कि बाद में देखेंगे, अभी तो कुछ मुझे ये नहीं करना है ऐसा करके. नहीं, आपने तो बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव कमर्शियल था ही नहीं. हाँ, कमर्शियल आपका तो ये पैशन था, इसलिए आपने शुरू किया. राइट. तो सर ये 24/7 आप चलाते हैं. हाँ. तो इसमें कौन आपकी टीम क्या है? हमारी टीम है, एक तो मैं खुद हूँ जी, मेरी वाइफ है, हमारी ग्रैंड डॉटर्स है, हमारी डॉटर इन लॉ है जी. हाँ, जैसे कि आप बीच में कमेंट सुनते रहते हैं, दिस इज श्रीपाद रेडियो, आइका श्रीपाद रेडियो आइका, ये सब हमारे मतलब फैमिली मेंबर्स के सभी. अच्छा, वेरी गुड. तो आप सब लोग तो एक तरह से सेलिब्रिटीज बन गए. हाँ, बनते. तो सर अभी हम जब बात कर रहे हैं अगर एंकरिंग की, तो एक छोटा सा एंकरिंग का एग्जांपल आपकी तरफ से हो जाए. जरूर सर. जो आपको अच्छा लगे, किसी एक गाने के लिए कोई एक फेमस सॉन्ग, उसको ले लीजिए और उसका एंकरिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं या किस तरह से करेंगे, वो जरा बताएं. जरूर. हाँ. हेलो दोस्तों, श्रीपाद रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. कल यानी 23 तारीख पर रात 10 बजे आप एक ही फिल्म से इस प्रोग्राम का रिपीट शो सुन सकेंगे, जो कि मैंने किया था कल यानी 22 तारीख पर. फिल्म थी एक मुसाफिर एक हसीना. इसी फिल्म का रिपीट शो आप सुन सकेंगे और इसका आनंद आप फिर एक बार ले सकेंगे. धन्यवाद जी. मैंने देखा आपका रेडियो सुना मैंने पिछले 2-3 दिन में, आप कभी गाते भी हैं. हाँ, गाता भी हूँ. तो एक हो जाए सर. हाँ, जरूर. मैं कोशिश करता हूँ. एक गाना है, उसकी फिल्म है घराना. संगीतकार है रवि साहब, साहिर साहब ने लिखा है और रफी साहब ने अपनी बहुत ही अच्छी आवाज में
इस गाने को 4 चांद लगाए हैं। और फिल्म में राजेंद्र कुमार एक्टर है और उनके साथ है आशा पारेख। मैंने सब पूरे डिटेल्स बता दिए ताकि लोगों को मालूम हो। जी। गाना भी लोगों ने शायद पहचाना होगा। अभी मैं कोशिश करता हूँ। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब वाह वाह, नहीं, बहुत बढ़िया तू सर, है। कमाल है। थैंक यू सर। आप गाते भी हैं, सुनाते भी हैं। एक्चुअली मेरी बड़ी तमन्ना थी किसी रेडियो जॉकी से मिलने की। मेरी मुलाकात एक रेडियो जॉकी से आपके रूप में हुई सबसे पहले। अरे धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू। तो बहुत सर, अच्छा। सर आप नेचुरली तभी इतने प्रोग्राम करते रहे हैं और आप दुनिया में, मैंने तो देखा आप बड़ी लंबी लिस्ट है, आपने पता नहीं कितनी कंट्रीज अब तक ट्रैवल किया है। या तो आपकी मुलाकात भी इन सेलिब्रिटीज से होती रहती होगी, हाँ, होती रहती है ना। स्पेशली म्यूजिक के फील्ड में। या। तो कोई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनसे आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं और जिनसे आपकी मुलाकात हुई और जो आपको बहुत अच्छे लगे और वो मुलाकात आपको याद रहती है, कुछ बताएंगे? हाँ, बताऊंगा। जी। एक्चुअली मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है ओपी नैयर साहब। शंकर जयकिशन साहब तो थे लेकिन वो थोड़ी जल्दी चले गए। ओपी नैयर साहब को मिलने का मुझे मौका मिला 1998 में पुणे में। ओके। प्रोग्राम में वो आए थे और उनके साथ मेरी बातचीत हुई करीबन 20-25 मिनट। अरे वाह। एक गाना मैंने उनको याद दिलाया, पुकारता चला हूं मैं, मेरे सनम का। जी तो एक बात मैं आपको बताता हूँ इस गाने के बारे में। इस गाने को तीसरा एक अंतरा है जो कि कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे पास एक किताब है, उसमें वो अंतरा लिखा हुआ है। तो जी। मैंने ओपी नैयर साहब के इनसे सवाल पूछा कि साहब इस तीसरे अंतरे का रिकॉर्डिंग हो गया था या नहीं हो गया था। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि जी हाँ श्रीपत जी, इसका रिकॉर्डिंग हो गया था, शायद लिंक की वजह से उसको कट कर दिया होगा। उनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा। सर पुराने जितने लोग थे, मेरा अपना अनुभव ये है कि उन्होंने जो शुरू में उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल था वो उन्होंने हमेशा मेंटेन किया। लाइक ओपी नैयर साहब, वो हैट लगाते हैं तो लगाते हैं, हाँ, उनका स्टाइल है तो है। तो हीरोज में आपका फेवरेट कौन है? हीरोज में सबसे फेवरेट मेरे देवानंद साहब है। अरे वाह, कमाल है सर, आपने दिल जीत लिया। मेरा भी वही है। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। बाय द वे मेरी माँ का भी वही था। अरे वाह। अभी तो बनते नहीं है, मेरी माँ बचपन में बाल भी मेरे वैसे ही बनाया करती थी। बहुत अच्छा। मुझे बहुत आनंद हुआ आपका भी फेवरेट सेम है करके। जी। उसके बाद मेरे फेवरेट शम्मी कपूर साहब है और राजेंद्र कुमार साहब है। अच्छा, वहां मैं आपसे मैच नहीं करता, मेरा फेवरेट गुरुदत्त था। अच्छा, ओके। एनीवे, एंड फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन मेरी फेवरेट साधना जी है। और उसके बाद सारा बानो जी है, आशा पारेख जी है, मधुबाला है। वहाँ हमारा आप मैच नहीं करते। नहीं होता। मेरी आपके फेवरेट तो मधुबाला। हाँ। तो सर देवानंद और मधुबाला की किसी फिल्म का गाना बताइए, कौन सा आपको याद आता है? अच्छा जी मैं हारी। उसमें तो गुरुदत्त था। नहीं, देवानंद और आशा पारेख थे। सॉरी, देवानंद और मधुबाला थे। आर पार का था? हाँ, आर पार फिल्म का था ना? आर पार नहीं, वो फिल्म थी काला पानी। हाँ, माय मिस्टेक, सॉरी। फेवरेट मेरी याद आपको है? तो मान जाओ ना देखी तो सर, सबकी। आपको क्रिकेट का शौक था, आपने अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्रिकेट में रिप्रेजेंट भी किया है। और मुझे याद पड़ता है आप कुछ बता रहे थे कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिला। बराबर। तो वो बताएंगे हमारे श्रोताओं को क्या था? हाँ, एक्चुअली हमारा लड़का जब न्यूजीलैंड में था 2009 में, उस वक्त हम उधर गए थे और इंडियन टीम वहां पे आई हुई थी। तो वेलिंगटन में घूमते घूमते हमको तेंदुलकर और शास्त्री साहब से मुलाकात करने का मौका मिला।
और दूसरे जी। दिन नेट प्रैक्टिस में हम गए थे, तो उधर पूरी इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम आई थी। उन जी। सभी के साथ हमारी बातचीत हुई, उनके ऑटोग्राफ्स में हमारे पास है, फोटोज भी हमने लिए हैं। जी। और एक्चुअली मैं भी उस नेट प्रैक्टिस में मौजूद था, तो ऐसा जी, मौका आप उधर तो मिला तो वेलिंगटन आप न्यूजीलैंड में। तो आप एक्चुअली स्पेशलाइजेशन में बॉलर थे या बैट्समैन थे या विकेट कीपर थे? बॉलर फास्ट बॉलर था मैं। फास्ट बॉलर। फास्ट तो बॉलर। उस टाइम तो फास्ट बॉलर की बहुत वैल्यू थी, फास्ट बॉलर कम हुआ करते थे उस टाइम। हाँ। तो आपने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया? वैसे छोड़ दिया नहीं। क्या हुआ कि पुणे में जब मैं आया, तो कुछ जी। काम की वजह से थोड़ा सा मतलब यह हुआ, बाकी छोड़ा तो नहीं, अभी भी खेलता हूँ मैं। जी। मेरे पास चैंपियनशिप के 3-4 सर्टिफिकेट्स भी है क्रिकेट के। जी। ओके। तो सर, ये जो आपका इंटरनेट रेडियो है, ये जैसे हम फेसबुक या यूट्यूब पे प्रोग्राम अपलोड करते हैं, इसी तरह से कुछ अपलोड किया जाता है, या इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रांसमीटर्स होते हैं, या क्या होता है, ये क्या है? हाँ, बताता हूँ मैं आपको। ये क्या रहता है, इसका एक सर्वर रहता है यूके में, इंग्लैंड में, जी। और उस सर्वर को लॉगिन कर दिया तो उसका मंथली रेंटल देना पड़ता है। फिर जी। उसके बाद वो हमारे लिए 20 जीबी या 10 जीबी स्पेस देते हैं, हम्म। और स्पेस देने के बाद उसमें हम कुछ भी हमारे सॉन्ग है या और कुछ फाइल्स है वो अपलोड करके हमारे जी। मर्जी के मुताबिक रन कर सकते हैं, ऑटो मोड पे भी डाल सकते हैं उसमें, ऐसे अच्छा, है। तो वहाँ अपना, जैसे हम लोग प्लेलिस्ट बनाते हैं अपना, वैसा प्लेलिस्ट कुछ बना करके चला सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके ओके। तो ये तो यूट्यूब के जैसा ही कुछ कुछ हुआ। तो आप अपना लैपटॉप को यूज करके इसको चला सकते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर को यूज करके चला सकता हूँ, और इंटरनेट उसमें से बैंक। कुछ कंट्रोल्स मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ। जैसे कि जी। चेंज ऑफ प्रोग्राम मुझे करना है तो कहीं से जी। भी मोबाइल से मैं कर सकता हूँ। जी। तो सर, इसमें इसका मतलब इक्विपमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता है? इक्विपमेंट कुछ नहीं लगता है, एक कंप्यूटर लगता है, बाकी कुछ नहीं हमारे यहाँ। और और जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो एक्चुअली हाँ सर्वर पे बैठा हुआ है, आपके डिस्क पे नहीं है उस टाइम? हाँ, बराबर बराबर। ओके। सर, आप कुछ ट्रांसमीटर्स की बात कर रहे थे, आपकी लैब में एक ट्रांसमीटर भी आपने मुझे दिखाया था, या वो क्या है सर? वो क्या है, उसको हैम बोलते हैं। हैम यानी एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स। ओके। मतलब जैसे पुलिस वालों के साथ वॉकी टॉकीज रहते हैं, या उनका वायरलेस स्टेशन रहता है, या जी। कहीं शिप में या एरोप्लेन में आपने देखा होगा कि उनका जो कम्युनिकेशन रहता है वो हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो वैसा मेरे पास एक ट्रांसमीटर है हाई फ्रीक्वेंसी का और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का। मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी। दिस इज अ ओके। हैंडसेट, इट ऑपरेट्स ऑन VHF एंड UHF। ओके। हाँ, और इसका क्या होता है, इसका एरियल ट्रांसमिशन होता है। हमारे बिल्डिंग के ऊपर एक एंटेना लगा हुआ है, उस एंटेना के थ्रू मैं ट्रांसमिट करता हूँ। यहाँ से हेलो बोल दिया तो करीब करीब 5000 किलोमीटर तक सिग्नल जाता है। ओके। हाँ। तो इसमें कुछ लेटेंसी भी होता है? क्या होता है? लेटेंसी? नहीं होता है, लेटेंसी नहीं होती। लेटेंसी नहीं होता है, तो आप बोलते हैं तो उधर से वो जाएगा। तो इमीडिएटली, या इसको यूज किस लिए करते हैं आप? इसको यूज बेसिकली हम एक्चुअली एमेच्योर पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में कोई डिजास्टर आता है या कोई टाउन में कोई बाढ़ आई या ऐसा कोई ये हो गया, डिजास्टर आ गया, उस वक्त क्या होता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। जैसे कि मोबाइल का कम्युनिकेशन रहता है, मोबाइल टावर फेल हो या और कुछ हो, उस वक्त हमारे जो हैम लोग है वो उधर जाके हमारा स्टेशन इंस्टॉल करते हैं, और कम्युनिकेशन पर्पस जो है वो हम गवर्नमेंट के साथ इमीडिएटली ये करते हैं। तो ये भी एक तरह का लाइसेंस्ड इक्विपमेंट होगा? हाँ, लाइसेंस इक्विपमेंट है। लाइसेंस इक्विपमेंट इसके लिए एक है। तो एग्जाम सर, देनी पड़ती है। एग्जाम पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज एन लाइसेंस, उसके बाद आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। आज की तारीख में कितने लोग होंगे जो जिनके पास ऐसे हैम ऑपरेटर्स हैं लाइसेंस्ड इंडिया में? हाँ जी। इंडिया में करीब करीब 15 to 20,000। दैट्स अ लार्ज नंबर। या तो लार्ज नंबर। तो नॉर्मली रूटीन में वो क्या करते हैं, आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं? हाँ, आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, या ऐसा डेली कोई उनका प्रोग्राम रहता है, जैसे कि डेली नेट रहता है 15 मिनट्स 20 मिनट्स का, उसमें हाय हेलो करके वेदर रिपोर्ट देना पड़ता है, और थोड़ा इधर उधर का
टेक्निकल डिस्कशन रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता है उसमें। अच्छा, तो इट इज मोर लाइक कि आप एक दूसरे से सीख रहे हैं। या तो यू वर्क, तो यू मस्ट बी वर्किंग इन अ ग्रुप। या हाँ, हमारा ग्रुप रहता है। जैसे कि पुणे में मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक ग्रुप है VHF का, वो मॉर्निंग में 8:45 to 9 चलता है, और उसका नेट कंट्रोलर मैं हूँ। उधर क्या होता है कि टॉकिंग वन वे होता है जी। सपोज 5-6 लोग एकदम आ गए तो एक-एक को वो ये करना पड़ता है, माइक देना पड़ता है, इसलिए उसका एक कंट्रोलर रहता है, नेट कंट्रोलर। सो फॉर पुणे आई एम द नेट कंट्रोलर। ओके, तो पुणे में आपके साथ कितने लोग होंगे पुणे में? पुणे में हमारे साथ करीब 25 लोग हैं। 25 लोग हैं, ओके, दैट्स गुड। तो अगर पुणे के आसपास कोई नेचुरल कैलेमिटी होता है और गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो आप लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे? हाँ, करते हैं ना। अभी हाल ही में हुआ था, जैसे कि साइक्लोन आया था जी। कोविड के अंदर ही वो आया था, और साइक्लोन में क्या हुआ कि अलीबाग के आसपास का जो एरिया है उधर का पूरा कम्युनिकेशन फेल हो गया था। तो हम लोगों ने उधर जाके स्टेशन चालू किया, गवर्नमेंट को बहुत हेल्प किया, और पूरा हो जाने के बाद वो स्टेशन फिर से बंद कर दिया। आई सी। हाँ। तो सर ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक इनिशिएटिव है जिसमें काम करते हैं। तो ये आपने जब लिया था तो क्या सोच के लिया था? या ट्रांसमीटर, हाँ, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अपने पास तो होना चाहिए, और आई शुड कम्युनिकेट विद एनीबॉडी हैम इन द वर्ल्ड, ऐसा मेरा वो ये था, इसलिए लिया था वो। तो you use it to make friends or you use it to just learn, और you मतलब what is the main usage other than कि जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ता है तो आप हेल्प कर सकते हैं? मेन यूज तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने में होता है। मेन यूज वो होता है। ओके ओके। और इसमें क्या होता है कि बातचीत के लिए कोई पैसा नहीं लगता, जैसे कि टेलीफोन का हमारा पैसा देना पड़ता है कॉल के लिए, इधर ऐसा नहीं होता, जब चार्ज टॉकिंग रहता है इसमें। जी सर, जो आपका म्यूजिक कलेक्शन है, हाँ, उसके अलावा भी आप कुछ कलेक्शन करते हैं? रेडियो का कलेक्शन करता हूं मैं। रेडियो पता है, बता दिया। उसके अलावा आपने कहा आप कुछ को पुरानी फोटोज काट के चिपका के रखा करते थे, वो सब कुछ करते थे? हाँ। वो उस वक्त जो न्यूज़पेपर में फोटो आते थे क्रिकेट के वगैरह, तो मैं वो काट के एल्बम करता था। मेरे पास अभी भी एक एल्बम मौजूद है, वो करीब 40 साल पुराना है। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं यहाँ अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी ऐसी हॉबी रखी है जहां पर कि आप कुछ कलेक्शन करते थे, हाँ, चाहे वो स्टैम्प्स का हो, चाहे वो सिक्कों का हो, चाहे वो फोटोग्राफ्स का हो, चाहे वो रिकॉर्ड्स का हो, कुछ भी हो, हाँ, आज उसकी एंटीक वैल्यू है। बराबर। Either for giving solace to others and yourself, or for commercial value, हाँ, or many times for help to government also. ओके, या मैं एक सजेशन है, मैंने इस पीरियड में आपसे बात करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च किया। हाँ, तो मैं अपने सब श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई हॉबी रही थी और अब आपने बंद भी कर दी है, तो अपने उस कलेक्शन को निकालिए। आप अगर नेट पे जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस टाइप का कलेक्शन आपके आसपास कहाँ है, और उस टाइप के कलेक्शन की आज किसको रिक्वायरमेंट है, so that you can actually use it. आप कुछ दिखाना चाह रहे थे? हाँ, ये एल्बम का मैं आपको फोटो दिखाना चाहता था। अच्छा। ओके। सर आप मराठी और हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज भी यूज करते हैं या यही दो? मराठी हिंदी के अलावा नहीं करता, क्योंकि मराठी तो हमारी मदर लैंग्वेज है, और हिंदी जैसी यूनिवर्सल लैंग्वेज इंडिया में चलती है जी। इसके अलावा कोई नहीं करता। इंग्लिश करता हूँ कभी कभी। ठीक है सर, आप इसके अलावा कहते हैं कि गानों के अलावा आप कुछ और प्रोग्राम्स भी करते हैं अपने रेडियो चैनल पे, which are devotional, which are otherwise, वो क्या प्रोग्राम्स हैं? हाँ, वो बताता हूँ मैं आपको। हर सुबह 2 घंटे के लिए भक्ति संगीत प्रोग्राम रहता है। तो वो तो आप भजन सुनाएंगे या गाने सुनाएंगे? हाँ, हिंदी भजन से हिंदी मतलब हाँ, बराबर है जी, और शाम को 7 बजे प्रोग्राम है जिसका नाम है शुभं करोति। ओके। हाँ, वो क्या होता है, छोटे-छोटे बच्चों के लिए उसमें अगर सुन लिया उन्होंने तो उनको हम संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार होते हैं, और हर घर में एक ऐसा पवित्र वातावरण क्रिएट होता है और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है।
तो उसमें भी संगीत ही होता है या कुछ और भी होता है? संगीत होता है, राम रक्षा या कोई ऐसे स्तोत्र होते हैं, भगवान के स्तोत्र होते हैं। जी। तो आप कुछ कई बार इंटरव्यूज वगैरह भी करते हैं, लोगों को बुलाएं अपना चैनल पे उनका इंटरव्यू करें, या ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू करते हैं? ऐसा भी प्रोग्राम कोई करते हैं? करता हूँ ना वो भी। कोई एग्जांपल? फॉर एग्जांपल पुणे में हमारी एक फ्रेंड है शलाका गोले करके, वो साहिर लुधियानवी साहब की बहुत बड़ी फैन है। ओके। तो वो एक्चुअली स्टेज शो करती है, तो उनका मैं एक्चुअली एक बार मुझे फोन आया था कि आप अगर चाहे तो मैं भी ऐसा प्रोग्राम कर सकती हूँ, तो उनके साथ कांटेक्ट करके मैंने 3 घंटे का प्रोग्राम किया था। अच्छा। साहिर लुधियानवी साहब पर, या साहिर लुधियानवी साहब पर। तो वो रिमोट से कर सकते हैं या उसके लिए आपके यहाँ आकर के बैठना पड़ता है? नहीं, ऐसी कुछ जरूरत नहीं। वो एक्चुअली उन्होंने उधर से रिकॉर्ड करके भेजा था मुझे, और वहाँ इधर मैंने वो क्यू करके आगे चलाया। ओके। ब्रॉडकास्ट किया नहीं, था। नॉट सो यू डोंट डू एनी इंटरेक्शन काइंड ऑफ अ प्रोग्राम वेयर आप किसी को बुलाएं, एक्सपर्ट को, उससे कुछ बात करें, और जैसे आजकल आता है टीवी पे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं? हाँ, ऐसा करना है मुझे, लेकिन क्या है, कोरोना की वजह से मैं कर नहीं सका, लेकिन फ्यूचर में मेरा प्लानिंग है वो करने का। सर एक छोटा सा सजेशन है। हाँ, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है बच्चों की, हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जितने दूरदर्शन के डिफरेंट रीजनल चैनल्स थे, उन सब पे कुछ टाइम स्लॉट रिजर्व किया है जहां पर की क्लासेस चलती हैं, जिससे कि वो बच्चे जिनके पास ये साधन नहीं है, या मोबाइल या फोन या लैपटॉप वगैरह, तो वो उन क्लासेस को अटेंड कर सकते। बराबर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के ये रेडियो स्टेशन शायद इस टाइप की चीजों में बहुत फायदा कर सके, क्योंकि आप तो इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली अगर आपकी कोई एसोसिएशन वगैरह है, तो आप गवर्नमेंट को अप्रोच करके आप बोल सकते हैं कि ये सर्विस हम प्रोवाइड कर देंगे, कि आपका लेक्चर है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप चलाइए, तो बच्चे लोग सुन सकते हैं, सुन के सीख सकते हैं। कर सकते हैं। तो क्योंकि आजकल डिमांड है, और सर ये जो कोविड सिचुएशन है अभी तो पता नहीं कब तक रहेगी। हाँ, पता नहीं। अभी तो, और आप लोग तो खैर उधर बैठे हैं, हम तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ तो स्थिति दोबारा से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बराबर। इनफैक्ट शायद जितनी खराब है उतनी पेपर्स में या न्यूज चैनल में रिपोर्ट नहीं होती। हाँ, एक्चुअली सिचुएशन उससे ज्यादा गड़बड़ है। अच्छा। तो अभी तो ऑनलाइन चलेगा। हाँ, तो लेकिन जो ऑनलाइन चलेगा तो उसमें आई थिंक वी ऑल नीड टू कंट्रीब्यूट समवेयर और द अदर। तो चूंकि आपके पास एक मीडियम है, जो लोग सुनते हैं, जो ऑलरेडी आप बता रहे हैं 1100-1200 लोग तो ऑलरेडी पहुंचता है। राइट। तो और अगर किसी बच्चे को सुनना है तो ये तो उसके लिए बहुत आसान है। हाँ, कर सकते हैं। तो आपका कोई एसोसिएशन वगैरह होता है क्या, जहां से आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन मूव कर सके गवर्नमेंट को या किसी को? फिलहाल ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था। मैंने कहा कि हाँ, सर वापस में एक अपने पुराने सवाल पे आता हूँ जो मैंने आपसे पूछा था कि ये ओटीटी वर्सेस इंटरनेट रेडियो। हाँ, मैं सर आईटी इंडस्ट्री में था, और मेरे पास काफी लोग जो अपने किसी नए बिजनेस वेंचर में घुसना चाहते थे, या अपने बच्चों को कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते थे। तो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से मेरे पास वो एक क्वेरी भेजा करते थे कि भाई इंटरनेट टीवी का क्या फ्यूचर है। और वो देखते देखते उस टाइम, आज से 10 साल पहले वो लगता था कि शायद नहीं है, लेकिन अब देखते देखते ऐसा लग रहा है कि नाउ इंटरनेट टीवी इज द ओनली टीवी। ओके। तो अब तो काफी सारे लोगों ने जो एक्चुअल केबल ऑपरेटर है वो बंद कर दिया, केवल एप्लीकेशंस हैं, और ब्रॉडबैंड क्योंकि हर घर में है वो देखते हैं, और वह सब कुछ मिलता है। तो मुझे समहाउ अब ये लगता है, आपसे पिछले हफ्ते भर से मेरी कभी कभी बातचीत होती रही है, ये प्लस मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ये इंटरनेट रेडियो आल्सो माइट बिकम द फ्यूचर। या और आपने अभी आज मुझे बताया, जो मुझे नहीं पता था, कि ऑल इंडिया रेडियो के भी सारे चैनल्स अब इंटरनेट आने लगे हैं, या जो एफएम चैनल्स हैं वो भी अब इंटरनेट पर आने लगे हैं। बराबर। तो
सर ये तो दिस विल बी अ टोटली न्यू रिवॉल्यूशन. या इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन. और क्योंकि उसमें और एक बात है कि जैसे कि अभी समझो पुणे स्टेशन है या दिल्ली स्टेशन है, ट्रांसमीटर स्टेशन, तो उसको रन करने का जो खर्चा होता है उससे कई गुना कम खर्चा इंटरनेट रेडियो में होता है. जी हाँ, जी हाँ, हाँ, वो तो मुझे मतलब समझ आ गया. इकोनॉमिकल बेस पे अगर देखा जाए तो इंटरनेट रेडियो चलाना आसान भी है और कम खर्च में भी चलता है वो. तो सर एक सवाल और है. हम्म. आज अगर आप देखें तो स्पेशली कोविड पीरियड में लोगों ने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए. हाँ. और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास आज की तारीख में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं. हाँ, बराबर. और वो जब एक कोई प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम में ऑनलाइन लाइव 4,000, 5,000, 7,000, कई बार 20,000 ऑडियंस जुड़ जाती है. ओह, अच्छा. राइट. तो लेकिन उनके लिए क्या है, एक YouTube एक पूरा का पूरा यू कैन से एक फ्रेमवर्क है. हाँ. जिसमें अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका लिंक भी रहता है, आपका सब कुछ रहता है वहां, आपको नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं, सब कुछ होता है. बराबर. ऐसा कुछ इंटरनेट रेडियो के लिए है क्या? इंटरनेट रेडियो फिलहाल ऐसा नहीं है जी. हाँ, लेकिन कोरोना के पीरियड में मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि कोरोना के पीरियड में हमारे रेडियो ने, मतलब श्रीपाद रेडियो ने कई डॉक्टर्स लोगों के ऑडियो क्लिप्स वगैरह ब्रॉडकास्ट करके लोगों को बहुत हेल्प किया कोरोना में ये करने, मतलब जी. हाँ, डिपेंड करने के लिए. या जी, करेक्ट. नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखिए क्या है, आपका रेडियो है, आज की तारीख में 1,400 लोग सुनते हैं. हो सकता है टोटल लोग 2,000, 2,500 लोग जो सुनते हो, लेकिन एक टाइम में आपको 1,100 ऑनलाइन दिखे. बराबर. मैं एक नया यूजर हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि एक श्रीपद रेडियो अवेलेबल है जिसपे पुराने गाने आते हैं और एक ही फिल्म के गीत आते हैं और वो इस टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, 24 घंटे का सर्विस है, कैसे पता लगेगा? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे जो लिस्टनर्स हैं उनका मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और उन सबको मैं इंटीमेशन भेजता रहता हूँ, जैसे कि आपको भी मैंने कल भेजा. नहीं सर ऐसा है, वो तो आप उनको भेज रहे हैं जो आपको पता है कि आपसे जुड़ गए. हाँ, अच्छा, ओके. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पता ही नहीं कि आप हैं. हाँ. यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब में क्या होता है सर, यूट्यूब में क्या होता है, अगर मैं बोलूं एक ही फिल्म के गीतों का प्रोग्राम, हाँ, तो यूट्यूब मुझे बहुत सारे लिंक दिखा देगा. राइट, बराबर. जिनको मैं चेक कर सकता हूँ, एंड देन मुझे जो पसंद आए मैं उसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ. हाँ, राइट. तो फिर उसका नोटिफिकेशन मुझे अपने आप आने लगता है. बराबर. And that is why all these YouTubers have come up very well in the COVID period. Yeah. And now YouTube actually has a payment mechanism also by which they pay them. And I have seen people who are having 10 lakh kind of an audience, subscribers. They are able to keep a staff of 15 to 20 people. Yeah, right. I mean, this is what they say on their YouTube channel itself. Yeah. So that means it is quite rewarding also. Yeah. But अगर इंटरनेट रेडियो को पॉपुलर होना है तो इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं चाहिए, बनाना चाहिए. बराबर. तो मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ. In the absence of this platform, if I go to Google and make a search, can I find Shripad Radio there? Yeah, you can find. How? You can simply type Shripad Radio and you will get so many links, and you can. That is fine. Yeah. So my question was, why I am able to find? Because there is some material somewhere posted. Yeah. Which Google can search. Yeah, barabar. So either you have created your Facebook page, or you have created your website, or you have created whatever. Yeah. Which comes in the search of Google. Correct. तो सर मेरे को लगता है आप लोगों को एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन समवेयर और स्टार्ट करना चाहिए, बिल्ड करना, जिससे देयर इज सम बिग प्लेयर व्हिच कम्स, क्रिएट्स दैट प्लेटफॉर्म. आपकी सजेशन बहुत अच्छी है. देन यू यूज दैट प्लेटफॉर्म. या
क्योंकि सर आने वाले समय में यही चलेगा, यही चलेगा, करेक्ट। लेकिन पता तो होना चाहिए ना मुझे। बराबर। मुझे पता तो होना चाहिए। बराबर है। नहीं, इसके लिए क्या हुआ, अखबार में वगैरह आते हैं हमारे मतलब श्रीपाद रेडियो की एडवर्टाइजमेंट अखबार में भी आई थी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में, महाराष्ट्र टाइम्स में या पुणे सकाल में, इसमें भी न्यूज आए थे। आप करते हैं? नहीं, मैंने देखा आपके ऊपर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं जहाँ से लोगों को पता लगता है, तो आपका अपना पीआर वर्क है वो थोड़ा बहुत जो आप करते रहते हो। बट मेरे हिसाब से इसको अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ाना है तो ये एक तरीका है। मे बी देयर आर एसोसिएशंस व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। प्रेजेंटली नो एसोसिएशन, बट इट विल कम इन शॉर्ट फ्यूचर। आपके सजेशन बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर सोच लूंगा। अभी फिलहाल तो मैं खाली माउथ पब्लिसिटी फेसबुक पेज या आपकी नहीं सर, ऐसा है ना सर, ऐसा है आपका वैसे भी कमर्शियल इंक्लिनेशन नहीं था जैसा आपने बताया, और आज की तारीख में भी आप कहते हैं कि नहीं है, कमर्शियल नहीं है, बराबर। हाँ, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है इवन अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके 1100 की जगह 11,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, हाँ, तो इसका जो नशा है फिर वो नशा तो अलग है ना। बराबर। मुझे नशे की बात कर रहा था तो मुझे याद आया, आज किसी ने मेरे को आज ही किसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट भेजा मुझको म्यूजिक के बारे में। हाँ। बोलता है, when you are happy you enjoy the music, right, and when you are sad then you start understanding the lyric. हाँ। तो बहुत अच्छा। ये मुझे आज किसी ने भेजा तो मैंने सोचा मैं आपको सुनाऊं। सर मैं जरा कुछ हमारे श्रोता जो हमसे जुड़े हुए हैं, लेट मी जस्ट सी। ओके। संगीता जी वेलकम, विवेक वेलकम, विवेक कुलकर्णी जी वेलकम, अपर्णा वेलकम, विनीता जी वेलकम, अजय प्रकाश श्रीवास्तव वेलकम, प्रकाश श्रोती वेलकम, अपर्णा जी वेलकम, अभय, बहुत सारे श्रोता हैं, वेलकम, पूनम वेलकम, अभय, सत्तिकर या जी। तो सर इनके कुछ कमेंट्स हैं और कुछ सवाल हैं, मैं देखता हूं जरा आपसे पूछूं। ओके। सर पहला तो दिल थाम के बैठो मेरी बारी आई, तो पहला कमेंट मेरे लिए है तो मैं वही सुन लेता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ। ओके। मेरे लिए कमेंट है, नाइस पोएम अनिल सर। वो शुरू में जो मैंने पोएम सुनाया था वो लोगों को पसंद आया, और ये मैंने आज प्रोग्राम में घुसते घुसते लिखा है। अच्छा। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को स्वागत करता हूँ श्रीपाद रेडियो पे या अपने इस फेसबुक लाइव पे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा। अजय प्रकाश जी बोलते हैं, वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। ओके, थैंक यू। वेरी नाइस इन्फो श्रीपाद जी। अपर्णा जी बोलती हैं, अपर्णा मयेकर जी, या जी। उसके बाद any memorable incident you would like to share which happened at your own radio station or with your listeners? Now this is a question which is being asked by Swayambhu team. Okay. Actually, can you repeat the question? Any memorable incident you would like to share which happened at your own radio station or with one of your listeners? Okay. Memorable incidents regarding my own radio station. Ji. Actually, I was broadcasting since 2016. I'm broadcasting rather. And one of my listeners from Nashik, Ji. he quoted very good that मैं उसके शब्द जो आपको बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा लिखा था, मराठी में लिखा था की श्रीपाद जी, जसं की भगवद्गीता आहे किंवा बाकीचे आपले जे धार्मिक ग्रंथ आहेत, तसंच आम्हाला श्रीपाद रेडिओ मिळाला आहे.
उन्होंने एक्चुअली व्हाट ही डिड, ही कंपेयर्ड श्रीपाद रेडियो विद अदर लाइक भगवत गीता एंड सो मेनी थिंग्स, सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ओ यस। आप अपने लिसनर्स को मिलते भी होंगे, कुछ लोगों से आप पर्सनली भी मिलते होंगे? हाँ, मिलता हूँ ना। तो ऐसी कोई इंसिडेंट, मुलाकात हुई और कोई ऐसी बात हुई जो हमेशा याद रहे? एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। हम कनाडा में गए थे, हमारा लड़का वहां रहता है टोरंटो में, और उस वक्त हम मॉन्ट्रियल घूमने के लिए गए थे। तो वहां पे हमारे एक श्रोता है, उनको मैंने फोन किया कि मैं ऐसे आ गया मॉन्ट्रियल में, थोड़ा समय होता मिल सकते हैं। तो उनकी दुकान है वहां पे, एक मिनट, सुशील सूरी इज हिज नेम। सो दोस्तों, आई थिंक शिल्पा जी का वीडियो थोड़ा बंद हुआ है। एक मिनट। हाँ, आ जाएंगे, कनेक्टेड है तो अभी वापस आ जाएंगे। टैप टू स्पीक। आपका वीडियो पॉज हो गया है सर। श्रीपद जी, आपका वीडियो पॉज हुआ है। या तो आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, श्रीपद जी जब तक आते हैं, लेट मी गो बैक टू some of the information which I was sharing with you. आप लोगों में से काफी को याद होगा कि जब रेडियो का जमाना था तो पान की दुकान भी वही चलती थी जिसके यहाँ रेडियो है, और जो रेडियो फुल वॉल्यूम पे चलता हो, क्योंकि लोग वहां खड़े होते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक कि या तो जो गाना है वो खत्म ना हो जाए क्योंकि उनके पसंद का गाना है, या अगर क्रिकेट कमेंट्री चल रही है तो कई जगह ट्रैफिक जैम होता था, आपने देखा होगा। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आती है क्रिकेट कमेंट्री के ऊपर, हालांकि बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन आई थिंक समवेयर इन अर्ली 90s और मे बी लेट 80s। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ एक बुक फेयर देखने गया हुआ था प्रगति मैदान में। कुछ एक टेस्ट मैच चल रहा था, तो हमारे में से एक के पास ट्रांजिस्टर था, तो वो लगा करके सुन रहे थे। तो एक सज्जन आए और उन्होंने पूछा, भाई साहब स्कोर क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि 293 फॉर 4। तो उन्होंने फिर पूछा, सर ओवर कितने हुए हैं? तो मेरे दोस्त ने उसको बोला, इसमें ओवर नहीं होते। तो फिर वो चला गया। फिर थोड़ी देर में वापस लौट के आया, बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ओवर नहीं होते हैं तो फिर मैच कैसे हो रहा है? तो तब उसको बताया कि भैया ये टेस्ट मैच है, इसमें ओवर सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें ये सिग्निफिकेंट है कि स्कोर कितना है। वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहती है कि गांव के लोग या जो लोग थोड़ा अनपढ़ थे या जो यंगस्टर्स थे जिन्होंने टेस्ट मैच की, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनके लिए केवल ओवर, कितने ओवर और कितने रन, वही इंपॉर्टेंट होता था। आई थिंक श्रीपद जी वापस आ गए हैं। हाँ जी सर। हाँ, नमस्ते। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, हम मॉन्ट्रियल गए थे, तो वहां पे हमारे एक लिसनर है सुशील सूरी करके जी। तो उनको हम मिले। हम हमारी पूरी फैमिली थी, मैं, मेरी मिसेस, लड़का, बहू थी। और हम जब उनके दुकान में गए तो उन्होंने हमारा इतनी अच्छे तरह से स्वागत किया, और करीब करीब 2 घंटा हमारी बातचीत हुई। उसके बाद खाना भी हुआ। हमारी कोई पहचान वहचान कुछ नहीं थी पहले, लेकिन इतने मतलब उनका हमारे पर विश्वास था कि कुछ पूछो मत। इतना बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने वेलकम किया था हमारा। ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंस है हमारे लिए। तो सर ये रेडियो जॉकी होने का कमाल है। जॉकी होने का, और पूरे प्रोग्राम्स भी अच्छे रहते हैं ना, उसका भी कमाल है। तो सर इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है एक और श्रोता का। What difference has the radio channel made in your life personally? बहुत पुष्कळ फरक पडला। बहुत बहुत फर्क पड़ा है। तो बताएं। एक मिनट। मुझे लग ही नहीं रहा
इन्हीं को सॉरी डिस्टर्ब करती हूँ मैं, लेकिन इन्हीं को लग भी नहीं रहा कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ। जैसे कि वो जी पहले पूरे बिजी थे, उतना ही जी बिजी रह गए हैं अभी, और जी सभी को आनंद देते हैं, इसका उनके चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, और अच्छा, वे ऑल आर हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू सर। सो ये हमारे श्रीपाद जी की धर्मपत्नी थी। मैडम आपको 1 मिनट नमस्कार कर सकते हैं अगर आप स्क्रीन के सामने आए तो। नमस्कार। देखिए ये नमस्ते देखिए सभी श्रोताओं को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुनते ये रहिए देखिए श्रीपाद रेडियो। ये देखिए हमारे पास नमस्ते भाई एक साहब। कपल है जो मिलकर के ये रेडियो स्टेशन चलाते हैं, लोगों में खुशी बांटते हैं। इतना ही नहीं, इनके बच्चे भी इनके साथ में बैठते हैं और एंकरिंग करते हैं प्रोग्राम्स की। हाँ और मैं बराबर। दर्शकों आपको बताऊं कि जब मेरी श्रीपाद जी से बात हुई तो इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं अपनी पसंद का एक गाना इनको बताऊं। मैंने इनको एक गाना बताया और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा आप जब 10 मिनट फ्री हो मुझे बताइएगा, मैं अपने चैनल पे आपके लिए स्पेशली गाना चलाऊंगा। और इन्होंने चैनल पे मेरे को इंट्रोड्यूस किया और मेरी पसंद का गाना सुनाया, और मेरी पसंद के गाने के आगे पीछे के डायलॉग जो मैंने कभी नहीं सुने थे क्योंकि वो पिक्चर मुझे याद नहीं थी कब देखी थी, बहुत पुरानी पिक्चर थी, सुनाया। तो ये कमाल है इनके कलेक्शन का, और ये कमाल है इस परिवार का जो पूरी तरह से इसमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए सर, थैंक यू। आपके सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ थैंक यू किस सर। तरीके से लाइफ चेंज हुई है इन लोगों की हाँ इस रेडियो चैनल से। एक और अपर्णा जी का एप्रिसिएशन है, 1100 व्यूअरशिप, ग्रेट, वाओ। वाह 1100। श्रीपद जी, आपका जवाब नहीं। सर, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये अपर्णा महेकर जी है ना, ये एक्चुअली हमारे संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। अच्छा मराठी के बहुत बड़े संगीतकार थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों को जो उनमें जो म्यूजिक डायरेक्टर जैसे कि चित्रगुप्त साहब है, शंकर जयकिशन है, आर डी बर्मन जी साहब है, उनको जी। बहुत हेल्प किया था एज अ अच्छा कंपोजर। तो ओके। उनकी उनकी ये बेटी है। अच्छा अच्छा। हाँ 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 नमस्कार है जी आपको भी, आप अगर आप सुन तो रही होंगी हमको। नमस्कार है आपको। हाँ। अ, और और इनकी कोई इनकी कॉम्प्लीमेंट जी आना हमारे लिए बहुत मतलब अहम बात है। जी। तो लीजिए आपके, वो उन्होंने मेरे को भी कॉम्प्लीमेंट दे दिया सर। क्या बात है, आपको क्या तो बात है। दिया सो दिया, लेकिन मुझे भी कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बोलती है अनिल बहुत जी अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। तो देखिए आपकी वजह से मेरा भी कमेंट मुझको भी बढ़िया मिल रहा है। अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है। और स्पेशल थैंक्स टू मिसेस कुलकर्णी फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू दी टॉकिंग टू दी ऑडियंस। हाँ सर सर, बहुत अभी अच्छा लगा आपको। एक, हाँ, हाँ बोलिए। आई वांट टू इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट। हमारी मिसेज हाँ जो बोलिए। कह रही थी, एक्चुअली वही मैं दोहराना चाहता हूँ। मैं 31 दिसंबर 2015 में रिटायर हो गया। जी और 1 जनवरी से जैसे कि रिटायरमेंट हुआ ही नहीं, ऐसे ऐसा मेरा लाइफ चल रहा है। वही वो बोल रही थी वही हाँ, वो वही बोल रही वही थी। वही वही। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ सर, हाँ। आप अभी भी होम मिनिस्ट्री के पूरे कंट्रोल में हैं। और इसके लिए भाभी जी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे आदमी को जो इतना रोमांटिक हो, इतने पुराने रोमांटिक गाने गाता रहता हो, हाँ कंट्रोल में रखना संभाल के, वाकई बहुत कमाल की बात है। हाँ, वो तो होता है सर, हर घर में होता है वो। तो सर ये तो कमाल की बात है। तो हाँ सर ये बहुत खुशी हुई आपको बुलाकर, और ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से ये अपनी तरह का एक अलग प्रोग्राम था जो हम लोगों ने किया, पुराना हाँ था। और अपने दर्शकों की तरफ से और सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप कुछ धन्यवाद। स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? कोरोना से बचे। स्पेशल मैसेज, एक तो कोरोना से बचिए, अपने आप को सेफ रखिए। और अगर श्रीपाद जी सुनते रहिए तो किसी किसी की भी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन लोगों को। खुद का मन भी अच्छा रहेगा और प्रकृति भी अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर ये हमारी रवायत है, अब आप तो गीतों में रहते हैं, म्यूजिक में रहते हैं, हाँ मेरे को आदत कुछ कुछ थोड़ा कागज कलम अभी भी इस्तेमाल करने की है। हाँ तो मैं नॉर्मली, मेरे दर्शक मुझे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक कोई नई कविता सुनाऊं।
ओके, तो मैं एक कविता सुना करके समाप्त करूंगा। जरूर जरूर सर, जरूर सर। ये कविता सबके लिए एप्लीकेबल है। ये उनकी बात करती है, उन चीजों की जो अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती हैं अच्छा, और उनको हमें कैसे देखना चाहिए। हाँ, तो जीवन में दरवाजे और खिड़कियां अलग अलग महत्व रखते हैं। हम्म, In our houses, we have doors and we have windows. करेक्ट, Each has a different importance हाँ, and different role. राइट, दरवाजे हैं जीवन के बड़े निर्णय, बिग डिसीजंस ऑफ लाइफ। ओके, दरवाजे अनजान लोगों के लिए नहीं खुलते हैं। हाँ, आजकल एक वो की होल होता है, देख लेते हैं, पहचान का है तो खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। हाँ, 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 सोच समझकर ही अंदर बुलाते हैं, क्योंकि मिलने का परिणाम अगर अज्ञात है, इफ आई डोंट नो द पर्सन, देन देयर इज अ रिस्क। करेक्ट, उसी तरह पहले से पता नहीं होता जीवन के बड़े निर्णयों का। सो व्हेन यू हैव टू टेक अ बिग डिसीजन इन लाइफ, you don't know what will happen. बराबर, There करेक्ट, is certain amount of speculation. या, समय के साथ अच्छे या बुरे निर्णय की परिभाषा बन जाती है। Time only tells whether the decision was right or that Or decision was wrong. या, But all these big decisions are like doors in the house. हाँ, Be sure before you open the door. ओके, राइट, खिड़कियां हैं, windows, हाँ, छोटे छोटे निर्णय, स्मॉल डिसीजंस, हाँ, जो हमें प्रतिदिन लेने होते हैं। स्मॉल डिसीजंस दैट वी हैव टू टेक एवरी डे। हम्म, खिड़कियां हमें दिखाती हैं बाहर का दृश्य। विंडो ओपन करते हैं तो वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। करेक्ट, अनुभव कराती हैं आंशिक और शायद सुरक्षित। पार्शली दिखाती हैं बाहर क्या हो रहा है, एंड सिंस वी आर इनसाइड द हाउस वी फील सेफ। खिड़की से हटना संभव है। इट इज वेरी इजी टू मूव अवे फ्रॉम द विंडो। हाँ, जस्ट क्लोज द विंडो, बस बंद कर दो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पुनः खोल लो, चाहे बंद कर दो। हाँ, हमारी आदतें और जीवन के दैनिक प्रयोग, डेली एक्सपेरिमेंटेशन एंड आवर हैबिट्स, खिड़कियां हैं जो अनुभव कराती हैं, मिलाती हैं अपने आप से और दूसरों से भी। दे आर विंडोज which help us in realizing ourselves, in help us knowing others, and give us experiences of life, small experiences of life. सबकी खिड़कियां, everybody's window, सुंदर दृश्य दिखाएं। When you look out of your window, you see good things. ओके, सुखद अनुभव कराएं, you feel good. हम्म, और दरवाजे, डोर्स, बड़े अवसर जीवन में लाएं। They bring big opportunities in your life. देखता सुन, Doors bring big opportunities in your life. हाँ, यही शुभकामनाएं हैं और यही ईश्वर से सब श्रोताओं के लिए प्रार्थना है। बहुत बहुत अच्छा सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो सर, इस सब के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया। आशा है आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हम सब ने किया। बहुत बहुत एंजॉय किया हमने। और अब मुझे लगता है कि कुछ और भी श्रोता आपके साथ जुड़ जाएंगे, हाँ, क्योंकि आपके फेसबुक पे पहुंच गए होंगे, जुड़ जाएंगे और शायद आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। और बराबर, मैं अब आपको, चूंकि पहचान हो गई है और आपके प्रोग्राम मेरे पास आते रहते हैं, तो अपनी फरमाइशें भेजता रहूंगा। जरूर जरूर सर, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार आपको, आपकी धर्मपत्नी को, आपके पूरे परिवार को, और अंत में जय हिंद। आपको भी नमस्कार, संगीता जी को भी नमस्कार, आपकी पूरी टीम को नमस्कार हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।